Hello everyone, my name is Kunal Kumar. Today I am going to start with a new chapter that is called लीज अकाउंटिंग. ठीक है बच्चों, आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं लीज अकाउंटिंग का. लीज अकाउंटिंग आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंडर. तो बेसिक कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करना. बेसिक कंसेप्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है, गांव के स्कूल का प्रिंसिपल है. वो चाहता है कि उसके स्कूल में कंप्यूटर्स आए. क्या आए? कंप्यूटर्स. ठीक है. तो वो कंप्यूटर की कहानी क्या है? वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है कंप्यूटर खरीदने के लिए. तो वो कंपनी को बुलाता है. कंपनी का एक सेल्समैन आता है. फॉर एग्जाम्पल लेनोवो कंपनी का सेल्समैन आता है. वो कहता है कि आप मेरे से कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर 5, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है 5 कंप्यूटर की. ठीक है. आप मुझसे 5 कंप्यूटर ले लो और एक कंप्यूटर आपको पड़ेगा 2 लाख रुपए का. कितने रुपए का? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, राइट. आपको एक कंप्यूटर मिलेगा 2 लाख रुपए का, और अगर आपको 5 खरीदने हैं तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. तो वो जो गांव का प्रिंसिपल है वो कहता है कि ये 10 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, ये तो मैं इकट्ठे पैसे दे ही नहीं सकता. ठीक है. तो आप मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ. तो वो ये कहता है कि आप एक काम करो, इसको लीज पे ले लो. तो ये वाली जो लीज कहलाती है इसको बोलते हैं फाइनेंस लीज, और इसकी लाइफ 6 साल है. 6 साल तक ये कंप्यूटर काम करेंगे. ठीक है. उसके बाद ये कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, डब्बा हो जाएगा, बहुत आउटडेटेड हो जाएगा. ठीक है. चलो. तो ये कहता है कि भाई अगर आपको लीज पे लेना है तो आपको टोटल ना 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे. सर 12 लाख रुपए क्यों? टोटल तो 10 लाख रुपए हैं. भाई जब आप लीज पे लोगे तो आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा. आप समझ रहे हो? अगर आप हाथ के हाथ अभी अमाउंट ले लो, अगर हाथ के हाथ अभी अमाउंट दे दोगे तो 10 लाख रुपए, और अगर हाथ के हाथ नहीं देने तो आपको कितने रुपए का पड़ेगा? वो 12 लाख रुपए का, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी जुड़ जाएगा. क्लियर है ये बात? अच्छा सर, उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 6 ईयर्स उसकी इकोनॉमिक लाइफ है. इकोनॉमिक लाइफ कितनी है बच्चों? 6 ईयर्स. तो अगर मैं 12 में से, अच्छा इसको बाद में बेचने के बाद जब 6 साल की वैल्यू हो जाएगी, 6 साल की वैल्यू हो जाएगी, तो उसके बाद जो लेनोवो कंपनी का सेल्समैन है वो कहता है कि चलो 6 साल के बाद अगर आप मुझे, अगर मैं आपको बेच दूंगा ये कंप्यूटर्स, कि आप ही रखो इसको, जो भी आउटडेटेड कंडीशन अगर आपको यूज करना है यूज करो, आपका हो जाएगा, मैं आपको बेच दूंगा ये, तो आप कितने रुपए की गारंटी देते हो कि इतने रुपए मुझे दोगे? तो इसको बोलते हैं गारंटी. इसको बोलते हैं बच्चों गारंटी, सॉरी, इसको बोलते हैं गारंटी गिवन बाय द प्रिंसिपल. ठीक है. अच्छा इसमें लेसी कौन हुआ? जो लेनोवो कंपनी है वो लेसर है, और जो प्रिंसिपल है वो लेसी है. तो लेसी जो गारंटी देता है कि भाई 6 साल के बाद मैं इतने रुपए आपकी गारंटी देता हूं, मैं आपको दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल वो 20,000 रुपए हैं. कितने हैं वो? 20,000 रुपए. दिस इज कॉल्ड गारंटी गिवन बाय द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स. इसको बोलते हैं गारंटी गिवन बाय लेसी. क्या बोलते हैं? गारंटी गिवन बाय लेसी. ये बात क्लियर है? अच्छा, तो वो जो लेनोवो कंपनी वाला सेल्समैन है वो किसी दूसरे स्कूल में भी जाता है. वो कहता है कि अगर मैं 6 साल बाद यूज्ड कंप्यूटर आपको दूं तो आप मुझे कितने रुपए दोगे? तो वो जो दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल बी, वो कहता है कि मैं आपको या तो, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 50,000 रुपए दे दूंगा. तो इसको बोलते हैं गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी. क्या बोलते हैं बच्चों? गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी. ठीक है. अब वो 50,000 भी बोल सकता है, 10,000 भी बोल सकता है, जो भी बोलेगा उसको बोलते हैं गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी. फिर उसके बाद लेनोवो वाला नेहरू प्लेस जाता है. वो कहता है कि अगर मैं ये कंप्यूटर आपको भेज दूंगा, तो नेहरू प्लेस में तो भैया एक से एक कारीगर है. वो कह रहे हैं कि अरे अगर आप ये कंप्यूटर हमें 6 साल बाद दोगे तो हम आपको 80,000 रुपए दे देंगे. उनको पता है कि भैया ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा, उसके बाद ज्यादा में बेच दूंगा. ठीक है. चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये समझ आ गया कि भैया 6 साल की इकोनॉमिक लाइफ है. जनरली पूरी इकोनॉमिक लाइफ के लिए हम इसको देते हैं. इसको बोलते हैं लीज अकाउंटिंग, राइट. तो अगर मुझे बताओ लीज रेंट कितना हुआ, तो लीज रेंट होगा 12 लाख माइनस 20,000, क्योंकि जो लेसी ने गारंटी दी है उसको माइनस करते हैं, डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो ये आपका लीज रेंट आ जाता है. क्या आ जाता है? लीज रेंट. तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया. व्हाट इज लीज? हु इज लेसी? हु इज लेसर?
what is the guarantee given by lessee, what is the guarantee given by third party, and what is the guarantee। इसको बोलते हैं, जो लास्ट में बोलते हैं कि यहाँ पे नेहरू प्लेस से जो गारंटी मिली थी उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटल एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही है। डन है, चलो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये एक बार आप रीड कर सकते हो, ठीक है, इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हो, इसकी थोड़ी थ्योरी है, आप इसको लिखते रहना। ठीक है, पॉज करके यू कैन नोट इट डाउन। ओके, दो टाइप की लीज होती हैं बच्चों, एक होती है फाइनेंस लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज इज अ लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू द ओनरशिप ऑफ एन एसेट। सारे रिस्क रिवॉर्ड उसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और जनरली ये फुल लाइफ के लिए होती है, जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ होती है उसके पूरे के लिए जनरली दे दिया जाता है। तो आप इसके ये जो भी थ्योरी है आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है थ्योरी। ठीक है, चलो अब जो काम की बातें हैं मैं उसको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इन द बुक ऑफ लेसी। ठीक है, अब होता क्या है, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट द लोअर। ये किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं? लेसी की। दो क्वेश्चन, दो टाइप की चीजें बनती हैं इसमें। एक होता है लेसी अपनी बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेगा, दूसरा होता है लेसर अपनी बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेगा। ठीक है, सो वी हैव टू डू ऑल द लाइक बोथ द केसेस। ठीक है, लेसी अपनी बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेगा, और लेसर अपनी बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेगा। ठीक है बच्चों, एक कॉल आ रही है, एक सेकंड वेट करना। ठीक है, आप सबके लिए
आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल थी। ठीक। हाँ जी। तो ये बच्चों मैं आपको बता रहा था कि लेसी अपनी बुक में कैसे एंट्री करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट द इंसेप्शन ऑफ लीज। उसकी फेयर वैल्यू जैसे मैंने उसमें बताया था कि भैया एक कंप्यूटर 2 लाख रुपए का है तो 10 लाख रुपए टोटल 5 कंप्यूटर के। ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसी। इसको बोलते हैं पीवीएमएलपी लेसी। क्या बोलते हैं बच्चों? पीवीएमएलपी लेसी। राइट, ध्यान से सुन लेना। ये दो चीजों का जो लोअर होगा उस पे आप लेसी बोलेगा कि हाँ मैंने इतने की मशीन खरीदी है, यस और नो। ठीक है। उसकी जो लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो इतने रुपए की क्रिएट होगी। वो अपनी बुक में इन दोनों का जो लोअर होगा उस पर एंट्री रिकॉर्ड करेगा। सर ये पीवीएमएलपी लेसी क्या होता है अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं। नेक्स्ट, लीज पेमेंट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन फाइनेंस चार्ज एंड प्रिंसिपल अमाउंट। अगर कोई भी पेमेंट लेसी लेसर को देगा तो वो जो भी अमाउंट देगा उसके दो टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, दूसरा होगा जो उसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो आपको उसको डिवाइड भी करके दिखाना है। राइट। फिर होता है डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट एंड फाइनेंस लीज शुड बी चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट। ऑब्वियसली आपको पता है कि हाँ भाई ये जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे कहाँ जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है। अब ये आपको बातें समझनी पड़ेंगी। मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसी, एमएलपी लेसी क्या होता है? टोटल लीज रेंट प्लस गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या थी बच्चों? जो लेसी ने दी थी, कितने की दी थी? 20,000 रुपए की मेरे वाले एग्जांपल में। ठीक है, उसको ध्यान रखना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी क्या होता है? इसको पीवी एमएलपी लेसी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट इनटू एमएलपी लेसी। क्या होता है बच्चों? डिस्काउंट रेट इनटू एमएलपी लेसी। फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एमएलपी लेसी विद डिस्काउंट रेट, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट रेट भी बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं और बोरोइंग रेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। मुझे पता है ये अभी तक आपको जो भी मैंने 3-4 बातें बताई कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं। कैलकुलेट वैल्यू एट विच द लीस्ट एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ लेसी। लेसी अपनी बुक में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा वो हमने समझ लिया था सर। दो का लोअर, पहला क्या था? फेयर वैल्यू। राइट, फेयर वैल्यू देखो क्या दी हुई है? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट 2 लाख रुपए दी हुई है। ठीक है, या दूसरा क्या था? याद करो दूसरा क्या था? पीवी एमएलपी लेसी। क्या था? पीवी एमएलपी लेसी। समझ आ रही है? सर पीवी एमएलपी लेसी क्या था वो हम निकाल रहे हैं, तभी तो हम कंपैरिजन करेंगे ना कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी है। राइट, पीवी एमएलपी लेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। एक बार आप इस क्वेश्चन को लिख लो प्लीज, राइट इट डाउन। ठीक है, यू शुड राइट इट डाउन। ओके, इस क्वेश्चन को लिख लो और उसके बाद पॉज करके मेरे साथ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ नहीं है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। राइट सर, ये क्या दिया हुआ? एनुअल लीज रेंट, जो वो हर साल का लीज रेंट जाके देगा। लीज पीरियड कितना है? 5 ईयर्स, 5 साल की उसकी लीज दी हुई है, जो जनरली उसकी इकोनॉमिक लाइफ ही होती है। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी, जिसको बोलते हैं जीआरवी, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी, दैट इज 25,000। और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट दी है 2 लाख और इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 14% पर एनम। कितना दिया हुआ बच्चों? 14% पर एनम। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सर। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ पीवी एमएलपी लेसी। कैसे निकालेंगे? ईयर 1 2 3 4 5 5। सर 5 दो बार क्यों लिखा है अभी आपको समझ आ जाएगा। लीज रेंट कितना है? 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। हर साल के एंड में 50,000 रुपए देके आने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, लेकिन 5 साल के बाद जब वो उसको बेच ही देगा तो उसके बाद उसको कितना पेमेंट उसको मिलेगा? सर गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 25,000। ठीक है, तो हम 25,000 भी लिखेंगे कि उसके बाद मैं 25,000 रुपए और दूंगा, ये सामान सारा मेरा हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट रेट कैसे निकालेंगे? 0.8772। सर ये कैसे निकला? ये मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। 1 साल के बाद कोई मुझे 50,000 रुपए देगा, कोई मुझे 50,000 रुपए देगा, तो इसका मतलब उसको उसकी आज की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं आपको बेटा दो बहुत प्यारी प्यारी सी बातें समझाता हूं। एक होता है प्रेजेंट वैल्यू, एक होता है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, मैं ये दो कंसेप्ट आपको सिखाता हूं। लेट मी टीच यू दीज टू कंसेप्ट्स।
ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि जब तक मैं ये आपको नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलो आज अगर आप बैंक में, इसको बोलते हैं T0, क्या बोलते हैं, T0, अगर आज आप बैंक में 1000 रुपए जमा करोगे तो मुझे बताओ एक साल बाद, ये T1 है और ये T2 है, तो बताओ एक साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, बताओ। अगर आज आप बैंक में 1000 रुपए जमा कराते हो तो एक साल बाद बैंक में कितने रुपए आपको मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1100 रुपए। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बस। और अगर आप 2 साल बाद पैसे निकालोगे तो आपको कितने मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल लिया, 1200 रुपए। ठीक है, इसका मतलब मैं पता क्या बोलूंगा, what is the, it is called future value of rupees 1000 after 1 year, yes or no, it is called future value of rupees 1000 after 2 years, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं वाइसा वर्सा बोलूं, अगर मैं वाइसा वर्सा बोलूं तो मैं बोलूंगा what is the present value of 1200 2 years ago। ठीक है, 2 साल पहले अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं तो 1200 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1000, और एक साल पहले निकालना चाहूं 1100 रुपए की, एक साल पहले प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो वो 1000 है। यस और नो, इसका बेसिक मतलब यही है कि भैया आज मैं बैंक में 1000 रुपए डालता हूं तो एक साल बाद में 1100 मिलेंगे, तो ये 1000 रुपए और ये 1100 रुपए बात बराबर है। बात समझ आ रही है, बोलो बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब अगर कोई बंदा मुझे एक साल बाद 50,000 रुपए देता है, अगर मैं उसको आज में निकालना चाहूं तो क्या वो 50,000 की वैल्यू सेम रहेगी, 50-50 सेम तो नहीं होंगे, उसको मैं पीछे लेके जाऊंगा और मैं ये निकाल लूंगा कि उस 50,000 की वैल्यू आज में कितनी है। तो बताओ वो वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी, कम आएगी। लॉजिक समझो कि मतलब एक साल पहले मैं अगर फॉर एग्जांपल उसकी प्रेजेंट वैल्यू 45,000 आई, इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैंने आज T0 में 45,000 का फ्रिज खरीद, मतलब फ्रिज खरीदना है तो 45,000 रुपए लगेंगे, और एक साल बाद अगर मैं वही फ्रिज खरीदने जाऊं तो कितने रुपए लगेंगे, 50,000 रुपए। इसका मतलब समझ आ रहा है, इसका मतलब एक साल पहले 45,000 और एक साल बाद 50,000 में सेम चीज खरीद सकता हूं। बोलो ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझाई और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सर मुझे आप ये बताओ सर ये क्या है, डिस्काउंट रेट आपको निकालना है। डिस्काउंट रेट कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट रेट। देखो इसका मतलब ये है कि अगर एक साल बाद कोई मुझे 50,000 रुपए देगा तो उसकी आज की वैल्यू कैसे निकालूंगा, डिस्काउंट रेट निकालना है। कैसे, 100 डिवाइडेड बाय, ये 14 रुपए है ना, 14% है तो इसको लिखेंगे 114। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे और इज इक्वल टू करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट रेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 0.8772। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू, तो जो आपका आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, तो ये हो गया 0.7695। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस आपको इज इक्वल टू दबाना है अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो थर्ड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू दबाओगे तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू दबाओगे फिफ्थ का आंसर आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है, बोलो ये बात समझ आ रही है। ठीक है, तो सर डिस्काउंट रेट निकालना हमें आ गया, कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइड बाय 114, तो इज इक्वल टू करा तो ये आंसर आ गया, फिर इनटू इज इक्वल टू, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, केवल इज इक्वल टू दबाओगे ये आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू दबाओगे ये आएगा। सर ये तीनों तो आपने फिर ठीक है सर, ये क्या है, ये 59 और ये दोनों सेम है क्योंकि ये तो 5th ईयर के ही हैं। बात समझ आ गई, चलो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, आपको समझ आ रहा है। तो ये डिस्काउंट रेट हो गया। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब पता क्या है कि अगर आज मैं फ्रिज खरीदूंगा तो 43,860 रुपीज देनी पड़ेंगे, और अगर एक साल बाद अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो 50,000 रुपए लगेंगे। इसका मतलब एक साल बाद जो 50,000 रुपए वैल्यू है उसकी आज की टर्म्स में वैल्यू कितनी है, 43,860। बोलो बात समझ आई। अच्छा, तो अगले डिस्काउंट रेट ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके ये, इसका मतलब 2 साल, अगर आज मैं कोई सामान खरीदूंगा तो 38,475 का खरीदूंगा, और वही सामान 2 साल बाद खरीदूंगा तो 50,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 14% से बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है,
एज पर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 50 जो मुझे 3 साल बाद मैं 50,000 रुपए पेमेंट करूंगा तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है 33,750। 4 साल बाद 50,000 रुपए पेमेंट करूंगा उसकी आज की वैल्यू है 29,650। फिर 50,000 रुपए 5 साल बाद पेमेंट करूंगा उसकी आज की वैल्यू 25,970। और ये 25,000 5 साल बाद की आज की वैल्यू है 12,985। इन सबको ऐड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये सब ऐड करके मेरे पास आंसर आ रहा है। इसको बोलते हैं पीवी एमएलपी लेसी। इट इज कॉल्ड पीवी एमएलपी लेसी। बोलो ये बात समझ आई? ठीक है, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका पीवी एमएलपी लेसी हो गया। एंड एज पर दिस क्वेश्चन बताओ फेयर वैल्यू कितना था 2 लाख, पीवी एमएलपी लेसी कितना हो गया 184,645। व्हाट इज द लोअर वैल्यू? लोअर वैल्यू इज 184,645। सो इट इज द वैल्यू एट विच द एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ लेसी। इट इज द वैल्यू, यस और नो? तो अब आप लेसी की एंट्री करोगे तो लेसी अपनी बुक में एंट्री करेगा 1,84,645 रुपीज की। बोलो ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर है आप सबको? क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर जर्नल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर। सर ये क्या हुआ? अरे भाई एसेट बढ़ी ना, एसेट बढ़ती तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया। और आपने क्या किया? एसेट लिया और उधार पे लिया ना, तो लेसर नाम का जो लाइबिलिटी है आपकी वो कितने रुपए की बनी? 1,84,000। लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं, तो इसलिए ये डेबिट ये क्रेडिट। ठीक है, बात क्लियर है? चलो तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो प्लीज, नोट इट डाउन, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में ना क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। केवल वैल्यूज लिखनी है, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉज द वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। चलो, X Limited acquires a machine on lease. This lease term covers the entire economic life of 3 years. X Limited has also given guarantee for residual value of rupees 5,000. However, lessor sticks. ठीक है, however lessor sticks to realized residual value of 17,000. ठीक है, अब लेसर कह रहा है कि भाई रेजिडुअल वैल्यू उसको बाहर से 17,000 मिल रही है, फेयर वैल्यू ये है, इम्प्लिसिट रेट ये है, लीज रेंट 80,000 रुपए दिया हुआ है, मतलब हर साल 80,000 रुपए दे के आने हैं। फाइंड द वैल्यू एट विच द एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ लेस। ये क्वेश्चन खुद करने वाला है, सेम पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आंसर दिखा देता हूं, आप इसको देख सकते हो। कंप्यूटेशन ऑफ पीवी एमएलपी लेसी, एक 80 और लास्ट में 5,000 रुपए देने हैं। ये डिस्काउंट रेट मैंने निकाला कैसे? 100/116 ये आ गया, इनटू इज इक्वल टू दबाया ये आ गया, फिर इज इक्वल टू दबाया ये आ गया, और ये तो सेम है तो ये सेम ही रहने दो, ठीक है। पीवी इसको मल्टीप्लाई करो, ये इसका मतलब आज 68,968 और 1 साल बाद 80,000 बाद बराबर है। आज 59,456 और 2 साल बाद 80,000 बाद बराबर है। आज 51,256 और 3 साल बाद 80,000 बाद बराबर है। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी कितना हो गया? 1,82,883। कितना हो गया? इसको ऐड करा तो ये आ गया। फिर दोनों का जो लोअर है, आप देख लो, दोनों का जो लोअर है वो आपकी लेसी की बुक में उस एंट्री पे रिकॉर्ड होगी, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। यस और नो? ठीक है सर, ये बात हमें समझ आ गई। नहीं समझ आई तो भाई वीडियो दोबारा से देख लो, ठीक है। चलो, ये बात भी हमें अब समझ आ गई है। तो अब हम आगे कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इन द बुक ऑफ लेसर। लेसर अपनी बुक में एंट्री कैसे करेगा? तो जैसे हमने बोला ना, लेसी अपनी बुक में किस वैल्यू पे एंट्री करेगा वो हमने सीख लिया, लोअर ऑफ दीज 2 थिंग्स, ठीक है। यहां पे है लेसर शुड रिकॉग्नाइज एसेट इन इट्स बैलेंस शीट एट एन अमाउंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। किस पे करेगा बच्चों? वो नेट इन्वेस्टमेंट पे करेगा। किस पे करेगा? नेट इन्वेस्टमेंट। सर ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? उसमें तो पीवी एमएलपी लेसी कह रहे थे भाई, वो लेसी के हिसाब से था। अब लेसर अपनी बुक में केवल नेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। अभी सीखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। तो अभी नेट इन्वेस्टमेंट निकालना सीख लेंगे और उस पर हम एंट्रियां करेंगे, ठीक है। फिर ये कुछ मतलब है जो आप समझ लो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एमएलपी लेसर प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। क्या होता है? प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सर ये क्या होता है? अभी आगे बता दूंगा। सर एमएलपी लेसर क्या होता है? सर टोटल ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर, ठीक है।
सर ये भी नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते तो चलो, लिख भी लो साथ साथ, जो भी मेरे सारे थ्योरी वाली चीजें हैं उसको लिख लो। फिर होता है मीनिंग ऑफ जीआरवी लेसर, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर। क्या होता है? गारंटी गिवन बाय लेसी और ऑन हिज बिहाफ, मतलब लेसी वाला ही है, और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या था? स्कूल बी। उन दोनों में से जो हायर होगा वो मानी जाएगी गारंटी गिवन बाय लेसर। आप समझो, जो स्कूल का प्रिंसिपल जो लेसी था उसने 20,000 की गारंटी दी थी, और जो स्कूल बी दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया तो उसने 50,000 की गारंटी दी थी। उन दोनों में जो हायर होगा वो आपका जीआरवी लेसर कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? जीआरवी लेसर। ठीक है, दैट इज 50,000। ठीक है। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गया? सर नेहरू प्लेस में जो आपको अमाउंट बताया गया था 80,000 बताया गया था, उसमें जो जीआरवी लेसर है उसको माइनस करो। सर जीआरवी लेसर अभी कितना आया था? 50,000। तो 80 में से 50 माइनस करो तो कितना हो गया? 30,000। तो इट इज कॉल्ड 30,000। बोलो ये बात समझ आ रही है? तो इसको बोलते हैं अनगारंटेड। ठीक है, तो उसको माइनस करोगे तो अनगारंटेड आ जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसर प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, या इसको थोड़ा सा मैथ्स लगा देते हैं तो पीवी एमएलपी लेसर प्लस पीवी अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सर ये जो बातें अभी आपने बताई ये बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आई। अच्छा, एक होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, इसको बोलते हैं अभी नहीं कमाया आगे कमाऊंगा। इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो तो जो आपका बच गया इंटरेस्ट वो आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम रहती है। ठीक है, ये थोड़ी थ्योरी है, आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, आप इसको लिख भी लेना, रीड भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो आप पॉज कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन कितना है? 12,50,000। ठीक है, ठीक है बच्चों, फेयर वैल्यू मशीन कितना है? 12,50,000। लीज टर्म कितना है? 4 साल। लीज रेंट कितना है? 4 लाख पर ईयर। जीआरबी बाय लेसी कितना है? 70,000। जीआरबी पर थर्ड पार्टी कितना है? 85,000। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितना है? 1,88,900। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। शो हाउ अकाउंटिंग विल बी डन इन द बुक ऑफ लेसर। लेसर अपनी बुक में कैसे इसकी एंट्री करेगा? चलो, लीज्ड एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ लेसर एट इट्स नेट इन्वेस्टमेंट। ये तो हमने अभी समझा ही था कि सर नेट इन्वेस्टमेंट, अभी तो पहला पॉइंट ही बताया था, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट सर नेट इन्वेस्टमेंट क्या है ये समझ नहीं आ रहा, तो अब हम इसको समझाते हैं। ठीक है, चलो आप मुझे ये बताओ, ये ईयर समझ आ रहा है? एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4, फिर दोबारा 4 लिख दिया, फिर दोबारा 4 लिख दिया। 4 को 3 बार क्यों लिखा वो अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, 4 साल का था ना, तो 4 तो लिख दिया, बट 4 को 2 बार और क्यों रिपीट करा वो अभी आपको बता रहा हूं। 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, ये 4 तो हमें समझ आ गया। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर 4 गारंटी गिवन बाय गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इन फ्रॉम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर, वो कितनी थी? 85,000 थी। सर ये क्या होता है? ये लेसी और थर्ड पार्टी उन दोनों का हायर। देखो, लेसी और थर्ड पार्टी उन दोनों का हायर, तो ये जो क्वेश्चन है गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी और लेसी इन दोनों का हायर है ना, तो वो 85,000 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे? ये 85,000 हो गया। ठीक है, अच्छा गारंटी थर्ड पार्टी से कितनी थी? सर 1,88,900 है ना। थर्ड पार्टी, सॉरी थर्ड पार्टी नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस से गारंटी कितनी, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नेहरू प्लेस वाली को क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। वो कितनी है? 1,88,900। सर उसमें से ये टोटल अमाउंट है, अगर उसमें गारंटी माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? अनगारंटेड। भाई सिंपल सी बात है ना, अनगारंटेड है वो, तो इसको ये दोनों, मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा ना तो ये एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ही है। उसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में लिख दिया, बस सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ये भी हमें समझ आ गया। और डिस्काउंट रेट निकाल लो, सर ये तो आता ही है। मल्टीप्लाई करो तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसको ऐड करो तो ये आपका आ गया पीवी, सॉरी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। ये नेट इन्वेस्टमेंट पे आप रिकॉर्ड करोगे। बोलो, ये नेट इन्वेस्टमेंट पे आप रिकॉर्ड करोगे। बोलो, बात क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है,
ये क्वेश्चन 4 लिखो। फेयर वैल्यू 48 लाख, लीज टर्म 5, लीज ये हो गया, गारंटी गिवन बाय लेसी इतना है, थर्ड पार्टी, तो इन दोनों का हायर क्या हो गया, जीआरवी लेसर। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इतना है, तो इसमें ये एक्सपेक्टेड में से जीआरवी लेसर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनगारंटेड आ जाएगा, आईआरआर। ये इसमें कह रहे हैं कि भैया ये सारी चीजें निकालनी है। क्या निकालना है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, वो मैंने आपको बता ही दिया, 3 में से इसको माइनस करो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो अभी हम निकाल लेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस की प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलेगी, नेट इन्वेस्टमेंट। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, जीआरवी लेसर, ये सब आपको निकालना है। प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं गारंटी रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, जीआरवी फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू लेसर, तो ये 1,20,000 और 1,60 का जो हायर था 1,60। ठीक है, अनगारंटेड कितना हो गया, 3 में से 1,60 माइनस कर दिया, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है सर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एमएलपी लेसर, ठीक है, प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। एमएलपी लेसर क्या होता है, सर ग्रॉस वैल्यू लिखो, उसको कितने रुपए मिलने हैं, 8 लाख, 5 बार मिलेंगे, ये हो गया। और लास्ट में कितना मिलेगा, लास्ट में उसको देखो, आप एक बार इसको लिखो। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कि ये जो है, दिस इज कॉल्ड एमएलपी लेसर। क्या है ये, एमएलपी लेसर। देखो याद करो, 8 लाख 5 बार मिल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और लास्ट में कितना मिल रहा है, 1,60,000। ठीक है, इट वॉज जीआरवी फ्रॉम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर, तो उसके हिसाब से गारंटी लास्ट में इतनी मिल रही है, तो ये जो अमाउंट है इसको बोलते हैं एमएलपी लेसर। ठीक है, और अनगारंटेड कितना था, सर ये था अनगारंटेड। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, देखो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। और बेसिकली है क्या, और ये दोनों अगर मैं मिला रहा हूं, अगर इन दोनों को मिला रहा हूं, तो यही तो बन रहा है टोटल एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, टोटल एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इन दोनों को मिला के वही बन रहा है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 43 लाख हो गया। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कि टोटल कितने पैसे मेरे को मिलेंगे, मैं कौन हूं, लेसर। ठीक है, यू आर थिंकिंग फ्रॉम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर। ठीक है, अब क्या है, कंपटीशन नेट इन्वेस्टमेंट। अरे भाई अब नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लो, ये 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख, फिर 5वें साल में 3 बार 8 लाख, गारंटी रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर, ये हो गया, और अनगारंटेड ये हो गया। ये डिस्काउंट रेट निकाला, मल्टीप्लाई किया, इस सबको ऐड किया, तो दिस इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप दोबारा करना अपने लेवल पे। ठीक है, क्योंकि जो चीज नहीं समझाने वाली उसको मैं फटाफट से आगे बढ़ाऊंगा, ये पुराना ही कंसेप्ट है। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट आ गई। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है, ग्रॉस में से नेट माइनस करो, ग्रॉस आपका आंसर आया था, नेट आपका आंसर आया था, वैल्यू निकाल लो, माइनस करो, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज इन द बुक ऑफ लेसर। इन द बुक ऑफ लेसर, लेसर अपनी बुक में कैसे एंट्री करेगा उसको हमें समझना है। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को बच्चों आप सब पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो समझ नहीं आने वाला। ठीक है, खुद भी ट्राई करा करो। चलो, फेयर वैल्यू दी है 25 लाख, लीज टर्म 4 साल की दी है, एंटायर लाइफ। ठीक है, लीज रेंट ये दिया हुआ है, जीआरवी बाय लेसी इतना दिया हुआ है, जीआरवी है थर्ड पार्टी। इन दोनों में हायर कौन है, 170, तो ये हो गया जीआरवी लेसर। फिर उसके एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इतना दिया हुआ, इसमें उसे उसको माइनस करेंगे जीआरवी लेसर को, तो आपका अनगारंटेड आ जाएगा। ठीक है, आईआरआर ये दिया हुआ, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको हम आईआरआर भी बोलते हैं। ठीक है, शो हाउ दी अकाउंटिंग विल बी डन इन द बुक ऑफ लेसर। पहले तो भैया लेसर किस वैल्यू पे करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट, पहले नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लो। 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख, और इसको मैंने सर 3 बार लिखते थे, 3 बार में क्या लिखते थे, एक लिखता था जीआरवी लेसर और दूसरा अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। क्या उन दोनों को मिला दूंगा तो टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू बन जाएगी, तो मैंने उन दोनों को मिला दिया, तो ये एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू ही लिख दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, या तो अलग अलग भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये डिस्काउंट रेट निकाल दिया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसका टोटल किया, नेट इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, तो जो लेसर है वो अपनी बुक में बोलेगा कि भाई मैंने इतने की मशीन लीज पे दी है। ठीक है, चलो फिर आता है आपका जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस दिन
जिस दिन लीज पे दी मैं कौन हूं, लेसर। अब आप समझना, मैं कौन हूं, लेसर, और आप कौन हो, लेसी। ठीक है, आप अपने आप को लेसी समझो, मैं कौन हूं, लेसर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लीज पे दी, ठीक है, तो पहले दिन क्या हुआ, जैसे आप लीज पे लेने आओगे ना मेरे से, तो मेरे पास मशीनें ऐसे पड़ी नहीं होती, मैं सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मशीन दो, उसको लीज पे देनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने, ठीक है, और मैं उससे कैसे खरीदूंगा, मैं तो उसे पैसे में खरीद लूंगा। ठीक है, तो मैंने पेमेंट करी टू बैंक, कितना, 24,99,991। ठीक है, जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आया था। तो मैंने तो भैया जो बड़ा जो मैन्युफैक्चरर था उसको पैसे दिए और उससे वो ले लिया। ठीक है, क्या लिया, मशीन, और मशीन लेके सीधा आपको दे दी। तो आप कौन हो गए मेरे लिए, एक तरीके से डेटर हो गए ना, पैसा लेना है। समझ आ रही है, तो मेरी एसेट बढ़ी, आप कौन हो, मेरी एसेट। समझ आ गई, और मेरी, मैंने पैसा दे के खरीद लिया था मैन्युफैक्चरर से, उससे मैं तो सुनो मैं डील करूंगा बैंक से, तो मेरा एसेट गई, एसेट आई, यस और नो। ठीक है, फिर एक साल बीत गया। अब क्या हो गया, एक साल बीत गया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मैं एक साल बाद मैं बिल्कुल बैठा हूं ऐसे आराम से, चाय पी रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही शाम को 31 मार्च को मैंने सोचा कि अरे यार एक साल हो गया, अब तो मेरी इंटरेस्ट की इनकम भी बन गई, क्योंकि एक साल तक मैंने उसको दिया, इंटरेस्ट की इनकम बन गई। ठीक है, क्या बनी, इंटरेस्ट की इनकम। ठीक है, तो मेरा जो डेटर है, डेटर को मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल, मेरा डेटर बढ़ गया, बोलो डेटर बढ़ गया। और इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्या लिखते हैं, रेवेन्यू होता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखते हैं फाइनेंस इनकम। ठीक है, अब ये अमाउंट कैसे है अभी बता रहा हूं। मुझे बताओ, जब मैं चाय पी रहा था तो मेरी इंटरेस्ट की इनकम बढ़ी, मैंने बोला अरे यार एक साल हो गया, अब तो यस इंटरेस्ट की इनकम भी आएगी, तो मेरा डेटर बढ़ गया और मेरी इनकम बढ़ गई। डेटर बढ़ता है तो एसेट बढ़ गया, और मेरी इनकम बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे बाद ही वो आ गया, कौन, लेसी। उसने बोला ये लो जी 8 लाख रुपए, देखो लास्ट में 8 लाख रुपए दे रहा था ना, तो मेरे पास पैसा आ गया, एसेट बढ़ी, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख। और जैसे ही उसने मुझे पैसे दिए तो मेरा डेटर कम हो गया, है ना, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया 8 लाख रुपए का। ठीक है, मैं डेटर, एक एसेट को डेटर मान के चल रहा हूं, आपको मैं डेटर मान के चल रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं बस, वो है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, फिर उसके बाद जब 12 बज जाएंगे 31 मार्च को, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई अपनी P&L में एंट्री कर दूंगा। समझ आया, एक साल पूरा खत्म हो गया। और आपको पता है कि जितने भी एक्सपेंस लॉसेज होते हैं उसको P&L में डालते हैं। अच्छा ये एक्सपेंस है, लॉस है सर, सॉरी एक्सपेंस लॉस है या रेवेन्यू है, सर रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को कम कर रहे हैं और P&L में डाल रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू अभी बढ़ रहा था ना, उसको खत्म कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, और ये P&L में ट्रांसफर कर दिया, तो ये इतना अमाउंट। ठीक है, सर ये अमाउंट कैसा है ये समझ नहीं आया हमें, तो बस ये 8 लाख समझ आया है ना, क्योंकि उसने 8 लाख रुपए दिए। सर 8 में से इंटरेस्ट वाला अमाउंट पता है कितना था, ये 3,74,999। सर कैसे, अब ये बताओ, चलो ये बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। ठीक है, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंस इनकम चार्ज बाय लेसर। ठीक है, ईयर 1 2 3 4, जैसे ही आपने मुझे मशीन दी तो बताओ मेरे जो लेसर है वो क्या कह रहा है, मैंने भाई तेरे को उधार पता है कितना दिया है, 24,99,991। ठीक है, अब उसने टोटल मुझे 8 लाख रुपए दिए हैं, तो भाई एक बार बताओ ना, इतने रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, सर लगेगा, इतने पे इंटरेस्ट लगाओ 15%, वो ये आ गया है। हाँ सर, एक साल मैंने आपको इतने रुपए उधार दिए हुए हैं ना एक तरीके से, तो उस पर इंटरेस्ट हुआ 15%, तो 15% ये हुआ, कैलकुलेट कर लो। और इसमें से अगर इतना इंटरेस्ट अमाउंट है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, सर इसमें से इसको माइनस करो, ये आ गया। बोलो ये बात समझ आई। तो मैंने एक तरीके से इतना 8 लाख रुपए में से इतना इंटरेस्ट इनकम हुई और इतनी प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव किया। ठीक है सर, अगले जैसे ही आपने ये अमाउंट दे दिया तो आपका आपका उधार कितना खत्म हुआ बताओ, आपका उधार कितना खत्म हुआ, सर इतना, प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। समझ आई, इसका मतलब 24,99,991 में से 4,25,001 को माइनस करो तो ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे ही आप जाओगे तो आपके सर पे उधार पता है कितना है, 24,74,990। ठीक है,
अब जब आप एक साल बाद दोबारा आए 8 लाख रुपए देने, तो मैंने पता क्या बोला, मैंने अपने अकाउंट में लिख दिया कि इतने रुपए पे 15% तो इतना इंटरेस्ट है, बाकी जो बचा हुआ है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। ऐसे कर करके हम इंटरेस्ट निकालते रहेंगे। यस और नो? बोलो, ये बात समझ आ गई? इसका मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट था ना 3,74,999 था, जो मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, ठीक है। और ये क्योंकि उसी को ही हम पी एंड एल में डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये 3 एंट्री आपको समझ आ गई। हर साल के एंड में 3 एंट्रियां होंगी। ठीक है, उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर 2 सेम एंट्री चलेगी, अकाउंट रिसीवेबल। जैसे मैं चाय पी रहा था, क्योंकि मैं लेसर हूं, मैंने देखा अरे यार 1 साल का इंटरेस्ट और हो गया, तो मेरा एज डेटर बढ़ गया और मेरी इनकम भी बढ़ गई इतने से। ये कहां से आया? ये टेबल से आई। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद आप आ गए, तो आपने मुझे पैसा दे दिया। जैसे ही आपने पैसा दिया, अकाउंट रिसीवेबल मेरा एसेट कम हो गई, तो मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइनेंस इनकम, उसको मैंने पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। फाइनेंस इनकम इज इंटरेस्ट। यस, ठीक है। तो दिस वाज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ लेसर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ लेसी। जो पुराना क्वेश्चन था उसी को ही हम क्या कर रहे हैं, लेसी की बुक में कर रहे हैं। अब लेसी की बुक में क्या होता है, अब लेसी क्या कर रहा है कि भाई किस वैल्यू पे, सर लोअर ऑफ, दो चीजें थी ना, फेयर वैल्यू 25 लाख है और एमएलपी लेसी इतना आया। सर इतना कैसे आया? सर वो तो कैलकुलेट आप छोड़ दो, हमें आता है, तो वो कैलकुलेशन हम कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जैसे हमने किया था। ठीक है, पीवी एमएलपी लेसी आप निकाल लोगे? ठीक है सर, निकाल लेंगे। उसके बाद एंट्री क्या होगी? सर ये वाली टेबल बनेगी। ये लेसी बना रहा है अपने हिसाब से, लेसर अपने हिसाब से कुछ और टेबल बनाएगा, लेसी अपने हिसाब से कुछ और टेबल बनाएगा। दोनों की अलग अलग बुक्स हैं, वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा पीवी एमएलपी लेसी कितना आया बच्चों, 2365029। ठीक है, तो यहाँ पे लेसी जैसी मशीन लेके आया तो उसने पता क्या सोचा, मेरे सर पे उधार कितना है, 2365029। ठीक है सर, लेसी जब 1 साल बाद 8 लाख रुपए दे के गया, तो लेसी ने पता क्या सोचा जाने से पहले कि यार उसमें इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं, तो 2365029 का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15%, वो हमने इधर लगाया। तो सेम कैलकुलेशन के हिसाब से दिस माइनस दिस करा तो ये आ गया। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस किया, तो ये वैल्यू अब मेरे सर पे अगले साल उधार इतना है, इसका इतना % इंटरेस्ट लगाया ये, और इसमें से इंटरेस्ट ये है, तो प्रिंसिपल अमाउंट ये है। ऐसे कर करके हम इसकी ये वाली टेबल बना देंगे, ये वाली टेबल हम बनाएंगे। बात समझ आ रही है? सर ये तो हमें समझ आ गया। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट 8 लाख रुपए लेसी जो देके गया है, लेसी पता है क्या सोच रहा है कि 8 लाख रुपए में से इतना मैंने इंटरेस्ट पे किया है और इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है। ठीक है, हर साल ये कैलकुलेशन होगी। अब जनरल एंट्री क्या होगी, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब लेसी आया, ठीक है, आप अपनी बुक में एंट्री कैसे करोगे, आप आए तो आपने मशीन खरीदी, तो आपकी एसेट बढ़ी, तो मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। और आपकी लाइबिलिटी का नाम कौन है, लेसर, तो टू लेसर। समझ आ गई? ठीक है, और जो किस वैल्यू पे, जो लोअर ऑफ वो था, तो वो था 2365029। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अब आप 31 मार्च आ गया, अब आप सोच रहे हो अरे यार 1 साल का इंटरेस्ट भी तो ड्यू हो गया। इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। आपकी लाइबिलिटी कौन है, लेसर। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और आपका एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है, एक्सपेंस का नाम है फाइनेंस चार्ज। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट वाला अमाउंट था फर्स्ट ईयर का वो डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप मुझे पैसे देने आए, तो जैसे आपने पैसे दिए तो लाइबिलिटी कम हो गई और आपकी बैंक भी कम हो गई। समझ आ गई? एक एसेट कम हो गई और एक लाइबिलिटी कम हो। लाइबिलिटी कम होती है तो कहां लिखते हैं, डेबिट। एसेट कम होती है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट। ये वो वाली एंट्री है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आप लेसी हो, आपके पास मशीन है, तो आप डेप्रिसिएशन भी लगाओगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट टू मशीन। समझ आ गई? ये कैलकुलेशन है, आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 2 खर्चे आपके हुए, कौन कौन से, फाइनेंस चार्ज और डेप्रिसिएशन। वो सब कहां ट्रांसफर कर दोगे, पी एंड एल में। समझ आ गई? एक्सपेंसेस को खत्म करो और कहां ट्रांसफर करो, पी एंड एल में। एक्सपेंसेस को खत्म करते हैं, कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड। बोलो ये बात क्लियर है? ऐसे ही सेकेंड ईयर की एंट्री होगी, ऐसे ही थर्ड ईयर की एंट्री होगी। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, so this was the accounting treatment in the book of लेसी और लेसर। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा बच्चों, फाइनेंस लीज। क्या पढ़ा हमने बच्चों,
फाइनेंस लीज, ठीक है। तो वी हैव डन फाइनेंस लीज, और अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।